नमस्कार। मैं हेमलता कुंपावर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हमने राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति के महत्व की, अर्थात राष्ट्रीय शक्ति का क्या महत्व है। अगर हम सही शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ध्रुव केंद्र है या धुरी है। नेशनल पावर इज द पिवोट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। किसी राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। जो राष्ट्र जितना अधिक शक्ति संपन्न होता है वह अपने राष्ट्रीय हितों को उतना ही सफलता से प्राप्त करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय हितों में सबसे बड़ा हित राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखना और उसे बढ़ाना है। हमने पहले भी अध्ययन किया था कि किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सबसे पहले शक्ति को प्राप्त करना, शक्ति का बढ़ाना अर्थात संवर्धन करना, और तीसरा शक्ति का प्रदर्शन करना। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति किसी भी राष्ट्र की आकांक्षाओं तथा आशाओं को पूरा करने का एक साधन है। दूसरी बात करते हैं हम, राष्ट्रीय शक्ति विदेश नीति का आधार है। नेशनल पावर इज द बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। राष्ट्रीय शक्ति ही किसी देश की विदेश नीति का आधार होती है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो राष्ट्र शक्ति संपन्न होते हैं वो अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो निर्बल राष्ट्र होते हैं वो विवश होते हैं समर्थ राष्ट्रों की टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और दबावों के मध्य आ जाते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों की दूसरे राष्ट्रों के साथ जो अंतरक्रिया करने की योग्यता है उसके द्वारा भी राष्ट्रीय शक्ति वह भी राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा ही निर्धारित होती है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि ये साध्य और साधन दोनों है। नेशनल पावर इज बोथ द एंड एंड द मीन्स। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शक्ति को एक साधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ हम राष्ट्रीय शक्ति को बनाए भी रखना चाहते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं, जिससे कि भविष्य में भी हम सुरक्षित रह सकें। जैसा कि फ्रैंकेल ने कहा है कि सभी प्रकार की राजनीतिक शक्ति प्रयोग तथा शक्ति प्राप्त करने के इर्द गिर्द ही घूमती है, परंतु शक्ति घरेलू राजनीति की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक सुस्पष्ट और कम सीमित होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को शक्ति राजनीति कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार। राष्ट्रीय शक्ति के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। हम इनका इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि सैनिक शक्ति है, यह तीनों शक्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सैनिक शक्ति के द्वारा ही प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। साथ ही साथ सैनिक शक्ति संपन्न होना हर राष्ट्र का पहला कर्तव्य है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो 1947 से पहले भारत औपनिवेशिक राज्य था। स्वतंत्रता के पश्चात उसकी सैनिक शक्ति सबसे क्षीण थी। लेकिन जो कि हमने जैसे 1962 के भारत चीन युद्ध में देखी, भारत इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भारत ने उत्तरोत्तर अपनी सबसे ज़्यादा सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया और किसी भी संभावित आक्रमण या युद्ध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी सैनिक शक्ति को इस प्रकार से बढ़ाया कि वो अपने देश को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
सैनिक शक्ति मुख्य साधन होती है किसी भी राष्ट्रीय शक्ति के, और जैसा कि E.H. कार ने कहा है कि शक्ति के पहलू से राष्ट्र का प्रत्येक कार्य युद्ध की दिशा में होता है, इच्छित शस्त्र के रूप में नहीं, और ऐसे शस्त्र के रूप में जो अंतिम आश्रय के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का तात्पर्य क्या है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं में संपन्न करते हैं तो वो आर्थिक शक्ति कहलाती है। आर्थिक जो शक्ति है वह दूसरे देशों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत और चीन के बीच जो वर्तमान में तनाव है, तो भारत द्वारा चीन की व्यापार पर, चीन के जैसे सबसे बड़ी बात है मोबाइल ऐप्स पर, या चीन से जो वस्तुएं आ रही है उन पर प्रतिबंध लगाना, ताकि उसको विवश कर सके कि वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन माने या हमारे राष्ट्रीय हितों की वो सुरक्षा हो सके। तो इस प्रकार से जैसा कि पामर और पाकिन्स ने कहा है कि आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण अवयव में से है। आज की युद्ध स्थिति में कहना कि आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान सकते हैं कि जापान के पास प्रचुर मात्रा में आर्थिक शक्ति है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, सैनिक शक्ति, और सैनिक शक्ति नहीं होने के कारण ही वो विश्व की महाशक्ति नहीं बन सका। दूसरी ओर बात करते हैं हम सोवियत संघ की, जिसके पास सैनिक शक्ति तो है लेकिन आर्थिक शक्ति के अभाव में वो महाशक्ति नहीं बन सकता। जबकि अमेरिका को अगर हम कोट करें तो अमेरिका के पास न केवल सैनिक शक्ति है बल्कि आर्थिक शक्ति भी है, और इसीलिए वह महाशक्ति है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक शक्ति की। मनोवैज्ञानिक शक्ति का तात्पर्य है कि मनोविज्ञान या विचारों की शक्ति का प्रभाव। जब हम किसी दूसरे देश को कूटनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हम व्यवस्थित प्रचार और शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा दूसरों को प्रभावित करना राष्ट्रीय शक्ति का मनोवैज्ञानिक प्रकार है। और इसके अनेक और भी साधन होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय दिवस समारोह में अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन, जैसा कि हमारे भारत में 26 जनवरी और 15 अगस्त पे किया जाता है। मित्र राष्ट्रों को दूसरे देशों के साथ विरोध की स्थिति में नैतिक और मौखिक समर्थन देना, अर्थात जो भी मान लीजिए भारत का मित्र राष्ट्र है उसके साथ अगर कुछ अन्याय होता तो या तो उसका यानी कि मौखिक और नैतिक विरोध करके उसको नैतिक समर्थन दिया जाता है, और अगर हमारा मित्र राष्ट्र कोई गलत कार्य कर रहा है तो हम कुछ नहीं बोलते हैं बल्कि मौन धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार से जन माध्यमों के प्रचार के साधनों का प्रयोग करके हम अपनी विदेश नीति निर्णयों के लिए लोकप्रिय शक्ति के प्रयोग का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग करने का ढंग। सबसे पहला है अनुनय। शक्ति प्रयोग का सबसे अच्छा ढंग है कि वह सरल और शांतिपूर्ण भी है, और इसमें दमनात्मक शक्ति का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग शक्तिशाली राष्ट्र बहुत करते हैं। उन्हें दूसरे राष्ट्र को समझाकर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को रोकना होता है जो पहले राष्ट्र के हित में नहीं होते हैं। दूसरा है पुरस्कार। यह भी शांति प्रयोग का शांतिपूर्ण ढंग है। पुरस्कार के माध्यम से व्यक्ति या राष्ट्र के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक पुरस्कार दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दंड। शक्ति के प्रयोग का एक ढंग ये भी है कि दंड के माध्यम से राज्य कानूनों, आज्ञाओं, नियमों का पालन अपनी जनता से करा सकता है। वहीं
यह ही प्रक्रिया एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संदर्भ में भी अपनाता है। नेक्स्ट है बल का प्रयोग। शक्ति के प्रयोग का एक ढंग बल प्रयोग भी है। यदि निर्बल राष्ट्र जब शक्तिशाली राष्ट्र की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्र के प्रति बल का प्रयोग करता है। जैसा कि रूस ने 1956 में हंगरी और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सशस्त्र हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि वहाँ किए गए सुधार समाजवाद के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है प्रभुत्व। इस आधार को हम वहाँ अपनाते हैं जहाँ उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी से अपनी बात इसलिए मनवा लेता है क्योंकि वह उच्च शक्ति संपन्न होता है। यही बात हम एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के संदर्भ में कर सकते हैं कि जब एक राष्ट्र ज़्यादा शक्ति संपन्न होता है तो कम शक्ति संपन्न राष्ट्र उसके दबाव में आ जाता है और उच्च शक्ति संपन्न राष्ट्र अपनी बात को इजीली मनवा लेता है। लास्ट है क्रिया कौशल मैनिपुलेशन, अर्थात इस ढंग से शक्ति के प्रयोग के उद्देश्यों को गुप्त रखते हुए दूसरे मनुष्य के व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जाता है। जैसे यदि मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल करने की सूचना दे तो मैनेजर उसके नेता को इस प्रकार प्रभावित करे कि मजदूर बिना अपनी मांगे पूरी कराए हड़ताल पर न जाकर कार्य करते रहें। यही बात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संदर्भ में भी प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शक्ति के प्रयोग करने के बहुत सारे ढंग होते हैं, उनको मनवाने के ढंग होते हैं और शक्ति के जो प्रकार होते हैं उसमें हर राष्ट्र अपनी अपनी सामर्थ्यता अनुसार उन शक्ति के प्रकारों का प्रयोग करता है। धन्यवाद।